देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मार्किंग की थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये मार्किंग के लिहाज से। बहुत सारी इसकी मार्किंग की जा चुकी है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग मेजर पोर्शन इसका ख़त्म कर देंगे, बट इट डजंट मीन्स कि ये चैप्टर की मार्किंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, क्या करें, करना पड़ेगा। तो देखो, डी पार्ट को आपको मार्क करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी आपको मार्क करवाया जा चुका है। ठीक है, जब तुमको ये अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो रिपीट मार्किंग नॉट नेसेसरी। अच्छा, ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट इज़ गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब क्यों ये गुड है, क्यों ये वेरी गुड है, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मुझको पूछना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी, ये चार्ट देखो। बल्कि इस चार्ट का मैं तुम लोगों से टेस्ट भी ले चुकी हूँ, शायद तुम्हें याद होगा, है ना। अलग अलग प्रकार से मैं तुमसे इस पूरे चार्ट से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जैसे ड्रॉ द जनरल फार्मूला ऑफ ऑक्साइन, है ना, ड्रॉ द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्राजोन, ड्रॉ द जनरल फार्मूला ऑफ सेमी कार्बाजोन। किसी भी प्रकार से ये चार्ट मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। मैं तुम्हें बोलूँगी मुझको ये बनाना है, बताओ कौन से रिएक्टेंट्स लिए। मैं तुमको ये दोनों रिएक्टेंट दे दूँगी, मैं बोलूँगी कि बताओ ये प्रोडक्ट बनाओ। सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चार्ट। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, इन एनी फॉर्म। सो डू रिमेंबर दिस। सो इस पूरे चार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसको अपनी आज की मार्किंग के नोट्स नंबर 1 में डाल दो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से जो मैं पूछ सकती हूँ वो ये पूछ सकती हूँ, व्हाट इज स्किफ्स बेस, कि स्किफ्स बेस क्या है। आई थिंक इससे पहले भी मैंने स्किफ्स बेस की मार्किंग कराई है, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए कि द सब्सटीट्यूटेड आइमीन इज़ कॉल्ड स्किफ्स बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किफ बेस कहते हैं। ठीक है, बस खत्म। और ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं है। अच्छा, और उसके बाद रुको, ठीक है, 1 मिनट ना, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यूज़ योर ब्रेन पावर। ये जो यूज़ योर ब्रेन पावर है ना, इसका अपना ही तुम एक अलग क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आपको बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेमी कार्बाजोन बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉन का। ठीक है, अगर आपके पास एक साइक्लोहेक्सेनॉन है और उसका सेमी कार्बाजोन बनाना है, तो देखो सेमी कार्बाजोन कहते किसको है, ये देखो, पहले तो ये देखो, यहाँ से लेके इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से लेकर ये NH2 तक इतना पार्ट होना ही चाहिए किसमें, आपके सेमी कार्बाजोन में। अब उसमें वो बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉन चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेनॉन चाहिए भाई तुझको, तो ये जो R है और ये जो R' है, इनकी जगह बना लो हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन, खत्म हो गया, काम खत्म। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि आप एक आइमीन फॉर्म करो अगर 2 मिथाइल हेक्सेनल एंड इथाइल अमाइन इनके बीच में रिएक्शन होती है तो मैंने क्या कहा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। आप ऐसा मत समझो कि आपको ये चार्ट रट के जाना है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। आपको 11th स्टैंडर्ड का IUPAC आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आने चाहिए, तब आपको ये सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे 2 मिथाइल हेक्सेनल बोला है, राइट, ओके, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और Al अल है मतलब ज़रूर अल्डिहाइड रहा होगा, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। जो डबल बॉन्ड और H वाला जो पार्ट होता है, इसको पोजीशन नंबर 1 कहते हैं, इसको पोजीशन नंबर 2, इसको पोजीशन नंबर 3, इसको पोजीशन नंबर 4, इसको पोजीशन नंबर 5, इसको पोजीशन नंबर 6। और यहाँ बोला जा रहा है 2 मिथाइल, इसका मतलब ज़रूर ये सेकेंड पोजीशन पे आपने इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लगाया। ये बाकी जगह पे भी हाइड्रोजन्स होंगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, इथाइल अमाइन के साथ। इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो यानी कि ये हो जाएगा CH3CH2NH2, इसे कहेंगे इथाइल अमाइन। अब देखो जितने भी रिएक्शंस होते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, जैसा कि इस चार्ट को मैंने पढ़ाते वक्त भी सिखाया है, यहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ आपको एलिमिनेट करनी है, और वो क्या है, वो है आप लोगों का H2O। इसको आपको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करते हैं बताइए ज़रा। जो अल्डिहाइड या जो कीटोन होता है उसका डबल बॉन्ड O हटाने का, ये हटाने का, और जो अमाइन होता है उसके वो दोनों हाइड्रोजन हटा दो, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको जोड़ दो। यानी कि क्या बच गया मैडम रिमेनिंग पार्ट, देखो 6 कार्बन बच गए, 1 2 3 4 5 6। जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर एक और कार्बन लटक रहा है, वो बच गया। अब देखो उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, वो भी बच गया। ठीक है, अब आपने डबल बॉन्ड O को हटा दिया, उसके बदले आप क्या लाएंगे, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, उस O के बदले अब वहाँ पे आके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन हटा है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटा है, तो नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन के साथ जो पहले 2 हाइड्रोजन रहते थे वो तो चले गए, लेकिन जो पीछे में CH2 है और जो पीछे में CH3 है वो वैसे का वैसे ही है। तो वो यही आपसे बोल रहा था कि अगर 2 मिथाइल हेक्सेनल और इथाइल अमाइन के बीच में रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट लिखकर बताइए। तो एक ही आपको नियम याद रखना है, जब भी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बीच में आप रिएक्शन करवाएं विथ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, हमेशा वाटर एलिमिनेट होगा। ऑक्सीजन आप मतलब आपके अल्डिहाइड या कीटोन से निकलेगा, हाइड्रोजन उस अमाइन से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो यूज़ या ब्रेन पावर है इसको अपना क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। इसको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इस तरीके से नहीं पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट, राइट डिफाइन वगैरह वगैरह, ये ऐसे ही पूछा जाता है कि रिएक्शन लिखिए, बोलो प्रोडक्ट लिखो। अच्छा, आई थिंक मैं मार्किंग करा चुकी हूँ यार, ऐसा लग रहा है मुझको। मेंस वगैरह मैंने लिखा है, आई थिंक हेलो फॉर्म की मैं मार्किंग करा चुकी हूँ, मैं शायद रिपीट कर रही हूँ। एल्डोल से मैंने मार्किंग नहीं करवाई है। अच्छा, और एल्डोल की मार्किंग मैं ऑलरेडी वीडियो में करा चुकी हूँ, क्रॉस एल्डोल की मार्किंग भी मैं करा चुकी हूँ। अच्छा, कैनिज़ारो से बाकी है क्या मेरा, नहीं कैनिज़ारो की मार्किंग भी मैं करवा चुकी हूँ, है ना, वीडियो के दौरान ही करवा चुकी हूँ मैं। क्रॉस कैनिज़ारो से बाकी, ओ माय गॉड रिपीट हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, जितना है थोड़ी और मार्किंग कर लेते हैं। अब देखो क्रॉस कैनिज़ारो के बारे में आते हैं, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट भी पूछा जाएगा, रिएक्शंस भी पूछी जाएंगी। तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड, ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इज ट्रीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मल्डिहाइड जो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, ख़त्म। और उसके बाद ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये रिएक्शन लिख के दे देनी है, ख़त्म हो गया यहाँ पे क्रॉस कैनिज़ारो। सो आज की मार्किंग का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं और अगर हम उनका रिडक्शन करवाएं तो किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये हमको बात करनी है। तो देखो सिंपल सा नियम है, ठीक है, जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, जैसे PCC हो गया, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड हो गया, जोन्स रिएजेंट हो गया, ठीक है, K2Cr2O7 हो गया, KMNO4 हो गया, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं। ठीक है ना, ओके। तो आप कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट से डालते हो तो आपके जो अल्डिहाइड्स हैं, अच्छा इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहिए एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला
तो अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आप आज की नोट्स नंबर 2 में लिख लेना। 1 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था ना, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि अगर आप अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। कीटोन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो कुछ नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो कुछ नहीं होता है ना। बहुत ही ड्रास्टिक या बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं जब कभी कभार 3 डिग्री अल्कोहल को दे देता है। अदरवाइज 1 डिग्री से आप अल्डिहाइड जा सकते हो, 2 डिग्री से आप कीटोन जा सकते हो। तो जो अल्डिहाइड होता है उसके अंदर अभी और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास RCHO है तो आप कन्वर्ट हो गए RCOOH में। लेकिन अगर आपके पास कीटोन है तो आपका कीटोन कन्वर्ट नहीं होगा। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम उनके साथ ज़बरदस्ती करो कि ले मैं तेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूँ तो ऑक्सीडाइज कैसे नहीं होता, देख मैं देखता हूँ, तो फिर बेचारा मजबूरी वश बोलता है ठीक है यार मैं भी हो जाऊँगा। लेकिन उस कीटोन का जो एक पार्ट है लेफ्ट वाला R, वो अपना देखो एक एसिड बना लेता है RCOOH। उसका जो राइट वाला एक पार्ट है R', वो भी अपना एक ऑक्सीडाइजिंग होकर एक वो अपना एसिड बना लेता है R'COOH। लेकिन कीटोन तभी ऑक्सीडाइज होता है जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे कि CrO3 या फिर अल्कलीन KMNO4 या फिर हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे कमज़ोर, तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो जब भी कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी हो, एरो के ऊपर कुछ रिएजेंट लिखा हो, तो आपको ये याद रखना है, ये दिमाग लगाना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उस स्ट्रॉन्ग वाले को आपको क्या करना होगा, उसकी ऑक्सीडेशन फिर कीटोन की करवानी पड़ेगी। लेफ्ट वाले से एक एसिड, राइट वाले से एक एसिड। तो ये भी अपने आज के नोट्स नंबर 3 में लिख दीजिए, ठीक है। इससे कोई मैं क्वेश्चन आंसर क्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे भी नहीं, ठीक है, आएंगे भी नहीं। आपको सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपको एक एसीटोन दिया है, यहाँ CrO3 लिखा है, बोलो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो जो लेफ्ट वाला CH3 है उससे एक एसिड बनेगा CH3COOH। जो राइट में एक पार्ट है उससे एक एसिड बनेगा CH3COOH। तो टोटल कितने एसिड बने, 2, और दोनों के दोनों सेम टू सेम। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 2 टाइम्स का CH3COOH। आपको इस तरीके से कीटोन दे देगा। देखो एक तरह CH3 है, इसका बन गया CH3COOH। एक तरह C2H5 है, इससे बन गया C2H5COOH। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये रिएक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नंबर 3 लिखना और उसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो बी पार्ट में हेडिंग दी हुई है, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगेन यहाँ पर एक नाम आ गया है। अगर यहाँ पे एक नाम आ गया है इसका मतलब अब ये नेम रिएक्शन बन गई है, और अगर ये एक नेम रिएक्शन बन गई है तो सवाल यहाँ से एकदम सीधे सीधे साफ साफ पूछे जाएंगे कि बताओ इस रिएक्शन का रिएजेंट कौन था, इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट कौन था, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन था, यहाँ कैटलिस्ट कौन था। एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट नोट, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ MCQ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनीथिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं आखिर है क्या ये चीज़। तो क्लेमेंसन रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अल्डिहाइड्स या फिर जो कीटोन्स होते हैं, अगर आप उनको रिड्यूस करोगे, ठीक है, टू मिथिलिनी ग्रुप, ठीक है, मतलब CH2 में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O होता है, उस C डबल बॉन्ड O को आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप हटा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि तू CH2 में कन्वर्ट हो जा। ये जो उसके आजू बाजू जो अदर ग्रुप्स लगे होते हैं ना, लेफ्ट राइट
हो सकता है अगर अल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई कार्बन की चेन हो सकती है, कीटोन है तो दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, जो भी होगा लेफ्ट राइट वो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इस सी डबल बॉन्ड ओ को हटाकर इसके बदले CH2 को लिखना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जिंक एमेलेगम। जिंक एमेलेगम मतलब जिंक विथ मर्क्यूरी, है ना। किसी भी मेटल को अगर मर्क्यूरी के साथ यूज़ करते हैं तो उसको एमेलेगम कहते हैं। एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों को यूज़ नहीं करना चाहता, जिंक एमेलेगम और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक को अगर मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो तुम इसके बदले में हाइड्राजीन भी यूज़ कर सकते हो, तो भी वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने इतना मार्क किया है ये होगा आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का डिफाइन, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे वर्ड लिखो रिड्यूस्ड, याद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपनी लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में, आर कन्वर्टेड इनटू मिथिलिनी ग्रुप। अच्छा, अगर मिथिलिनी वर्ड भी याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली लिख दो कन्वर्टेड इनटू CH2 विद द हेल्प ऑफ जिंक एमेलेगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजीन, देन इट इज़ नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी क्लेमेंसन रिएक्शन और उसके साथ ये एक एग्जाम्पल दे देना। तो ये बन गया हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज़ क्लेमेंसन रिएक्शन, बराबर। ये हो गया हम लोगों का आंसर, डन, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो चीज़ें क्या बोली जा रही हैं उसमें, आगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी है। अब वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या है भाई, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आप उसको हाइड्राजीन या फिर जिंक एमेलेगम डालने के बाद अगर आप उसको और हीट करते हो, ठीक है, या किसकी मदद से, NaOH या फिर KOH की मदद से, और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हो, इथिलीनी ग्लाइसॉल, तो उस रिएक्शन को, ठीक है, हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, बराबर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें क्या होगा कि देखो जो C डबल बॉन्ड O है ये देखो किस में कन्वर्ट हो गया, NNH2 में। मतलब आपको क्या करना है, O को रिप्लेस करना है NNH2 से, ठीक है। अच्छा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में कब, जब आप हाइड्राजीन डालते हो तो हाइड्राजीन, ये इसे हाइड्राजीन कहते हैं, NH2 को। इसको मिलने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, आप इसको और हीट कर रहे हो KOH के साथ, ये सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइसॉल के साथ, तो अल्टीमेटली वही होगा, डबल बॉन्ड O हटेगा और देखो H2 आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। तो दोनों का ना थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। वोल्फ रिएक्शन में मतलब जो आपने उससे पहले पढ़ी क्लेमेंसन में क्या हो रहा था, डायरेक्टली H2O बाहर आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डन, ओके। और अच्छा मैंने और यहाँ लिख दिया, सॉरी ये ब्लू वाला पार्ट ना यहीं तक ख़त्म कर देना। अब आएगा व्हाट इज़, एक मिनट, व्हाट इज़ वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो ये रेड वाली मार्किंग जहाँ से शुरू हो रही है से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, और इसमें देखो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो या कोई एक भी लिख सकते हो, डिपेंड कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क के लिए पूछा जा रहा है। 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो 2 लिखो। कई बच्चे एग्जाम्पल रटते हैं, यार एग्जाम्पल क्यों रटते हो, एग्जाम्पल रटने की नीड नहीं है। देखो हमने जो ये पार्ट लिखा है यहाँ पे हमने इन दोनों एरोज़ को ब्लैंक रखा, तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ PH लिख दो, तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ CH3 लिख दो, क्षितिजा की मर्जी C2H5 लिख दे, कृतिका की मर्जी यहाँ पे PH2 लिख दे, जो करना है करो। मतलब बेसिकली वहाँ पे आप एरोज़ में कुछ भी लिख सकते हो, आपको एग्जाम्पल रट्टा मारने की नीड नहीं है।
आप अपना सेल्फ मेड एग्जाम्पल भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो पेपर में क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा कि व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। एक और चीज़ पूछ ली जाएगी बाई प्रोडक्ट, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट्स में अपने लिख लेना, इसको नोट्स नंबर 4 में डाल देना। द बाई प्रोडक्ट ऑफ वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद नोट्स नंबर 5 में डालना, द सॉल्वेंट ऑफ वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन इज ये, और इसका नाम है इथिलीन ग्लाइसॉल। ठीक है, बराबर। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं रिएक्शन वाले फॉर्मेट में। ये दिया है, ये एरो के ऊपर NH2 लिख दिया, ये नहीं देगा, इसके बदले लिख देगा A, फिर एक और एरो देगा, एरो के ऊपर ये लिख देगा, और ये भी नहीं देगा, और यहाँ लिख देगा B+C, और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए कि अच्छा अल्डिहाइड, अच्छा NH2 यानी कि हाइड्राजीन, अच्छा ज़रूर मतलब ये क्या रहा होगा हम लोगों का वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। इसका क्या नियम है, इसमें जो पहली बार A बनता है, हम लोग O को हटा देते हैं, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहता है। देखो C2H5 है ना, देखो C, इधर भी C, देखो इधर भी H, इधर भी H, इधर भी डबल, अच्छा CHO के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, हम लोग शो नहीं करते बट वो डबल बॉन्ड होता है। तो ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड O को हटा के NNH2, फिर आपने इसको और हीट किया KOH या NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइसॉल, तो वो जो नाइट्रोजन गैस देखो बाहर चली गई, और बाद में आपका क्या हो गया, वो पूरा का पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हटा देने का, बल्कि डबल बॉन्ड को भी हटा देने का, और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देना। ये जो CH है ना, इस CH को इनका डाइवोर्स करा देना अलग अलग, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। तो जो आपका बाहर क्या निकालोगे, 2 नाइट्रोजन का N2, और जो ये वाला कार्बन है जिसके पास अभी 1 हाइड्रोजन है, इसको और 2 हाइड्रोजन दे देना, तो ये बन जाएगा CH3। इसी सेम फॉर्मेट में देखो नीचे भी रिएक्शन लिखी गई है, सेम फॉर्मेट में। डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, O को हटा के लिख दिया NNH2। उसके बाद आप इसको और हीट कर रहे हो, तो देखो बाहर आ गया N2, और ये वाला जो कार्बन है इसको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, देखो ये 2 हाइड्रोजन, पहले से तो क्योंकि कुछ था नहीं। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा है 5 बना लेना। एडवांटेज, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन, कि वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी हुई हैं अल्डिहाइड में। अब जैसे ही तुम हर चैप्टर पढ़ोगे, तुमने अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तुमने अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तुम आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ोगे। हर चैप्टर में बेंजीन रिंग के ऊपर वो ग्रुप लगा दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप लगा दिया जाता है। ग्रुप लगाने के बाद उस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जाती है, मतलब उस पर NO2 लगवाना, ठीक है, और क्या कहते हैं उस पर SO3H लगवाना, और उसके बाद उस पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो जो भी है ऐड करवाना शुरू हो जाता है। अभी तुम पढ़ रहे हो चैप्टर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उन्होंने क्या किया, देखो एक बेंजीन रिंग ली है और इस पे लगा दिया है CHO, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और इस बेंजल्डिहाइड का वो क्या कर रहे हैं, पढ़ो, इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। तुम अभी टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर अगर यूज़ किया जाए, ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर यूज़ किया जाए, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं पहले तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और दूसरी बात, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर किस लिए यूज़ किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्या नीड है इसकी,
ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 आ जाए। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाए? NO2 आ जाए। यहाँ पे जो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, ठीक है। और आपका जो रिएजेंट है ये आपका रिएजेंट है। तो इस नाइट्रिक एसिड में से जो ये NO2 है, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की मदद से नाइट्रेशन किया। बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोगों ने NO2 इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोगों ने क्या करवाया है? NO2 इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, अब जो NO2 आता है, जैसे कि आपने पुरानी क्लासेस की, आपको पता है 2 ऑप्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आने के, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या तो वो पैरा पोजीशन पे आता है। अब जैसे इस पोजीशन पे CHO लगा है, तो CHO की आजू बाजू वाली जो पोजीशंस होंगी, ये आजू बाजू वाली पोजीशंस होती हैं ऑर्थो। ऑर्थो के भी जो आजू बाजू वाली पोजीशंस होंगी, ये दोनों पोजीशंस होती हैं मेटा, और जो एक बच गई दिस इज पैरा। जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या मिलता है आप लोगों को? या तो ऑर्थो पे मिलता है या तो पैरा पे मिलता है ना। या तो ऑर्थो पे मिलता है या तो आप लोगों को पैरा पे मिलता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। कई लोग इसको क्या कर लेते हैं? रट्टा मार लेते हैं। बट ऐसा रट्टा नहीं मारना चाहिए। आप पहले ये सोचो कि आपकी बेंजीन रिंग पे ग्रुप कौन सा लगा है, आप पहले वो सोचो। अभी आपकी बेंजीन रिंग पे लगा है CHO। CHO एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। ये -R मतलब रेजोनेंस के वाया ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। बेंजीन रिंग के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको खींचेगा, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मतलब मान के चलिए आपकी बेंजीन रिंग के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 10 का 6 कर देगा, ऐसी हरकत करता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम करना, यानी कि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट करना। अब बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बेचारा बेंजीन रिंग, है ना। तो इस वजह से जब भी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो क्या बेंजीन रिंग की जो सारी पोजीशन है, सारी मतलब पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, क्या पांचों की पांचों पोजीशंस इक्वली डेफिशिएंट होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ना ही वो इक्वली रिच होती हैं, ना ही वो इक्वली डेफिशिएंट होती हैं। उनमें अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई बेंजीन रिंग को, तो वो क्या करता है? ऑर्थो और पैरा को देता है, ले ऑर्थो ले पैरा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है तो भी वो ऑर्थो और पैरा से ही खींचता है कि लो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन ले लो, लो पैरा से इलेक्ट्रॉन ले लो। मतलब दोनों ही केस में पिटता कौन है? या तो ऑर्थो या तो पैरा। इलेक्ट्रॉन मिलना है तो भी ऑर्थो पैरा को मिलता है, इलेक्ट्रॉन जाना है तो भी ऑर्थो पैरा से जाता है। बेटा बेचारी बड़ी सेफ रहती है, खुश, मेरे को ना इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना मेरे से इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं, मैं तो मस्त हूँ। अभी जो CHO ग्रुप है ये -R की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि ऑर्थो पे क्या है? डिफिशियंसी। ऑर्थो पे क्या है? डिफिशियंसी। पैरा पे क्या है? डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए। मेटा से कुछ नहीं लिया गया। मेटा बोल रहा है चिल, मैं तो मस्त हूँ, मेरे से कुछ नहीं लिया गया। तो ऐसे केस में अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसा ग्रुप जो खुद भिखारी है, जो खुद पुअर है, तो जो खुद डेफिशिएंट है, क्या वो किसी दूसरे डेफिशिएंट के पास जाना पसंद करेगा क्या? डेफिशिएंट भाई, ऐसा नहीं होता। डेफिशिएंट हमेशा रिच के पास जाना पसंद करेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक जब रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो ऑर्थो पे और पैरा पे प्रोडक्ट नहीं बना, यहाँ पे प्रोडक्ट बना मेटा पे। इसीलिए नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे गया? मेटा पे गया। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ जब तुम खुद अपने दिमाग पे जोर डालना शुरू करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी, खुद सेल्फ जब समझने की कोशिश करोगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है कि एक्सप्लेन नाइट्रेशन, ठीक है, रिएक्शन इन बेंजल्डिहाइड।
कि आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है, उस बेंजल्डिहाइड में आप नाइट्रेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली लिख दीजिएगा ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा। और इसको लिखने के बाद थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह भी लिख देना, ताकि ऐसा लगे कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा भरा भरा है, आंसर शीट थोड़ी भरी भरी है। वहाँ लिखना इन दिस रिएक्शन HNO3 इज रिएजेंट, H2SO4 इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, CHO इज दैट ग्रुप विच कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, हैंस न्यू इलेक्ट्रोफाइल विल कम्स एट मेटा पोजिशन। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुई हैं, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। फिर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हैं इसके, और बाप रे रिडक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, मतलब बेसिकली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो नया पार्ट स्टार्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा। और जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक एसिडिक स्ट्रेंथ तक पढ़ लिया है। यहाँ से बाकी हमारे 12.9.2 से बाकी हम लोगों का पार्ट। ये कोई कठिन नहीं है, ये काफ़ी इजी है। इसको तो मैं तुमको ऐसे ऐसे ही बताऊँगी ना, मतलब इसी में समझाते हुए तो बन जाएगा। तो 2 दिन की मार्किंग है, एक दिन वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वाली मार्किंग जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दूसरी ये वाली मार्किंग। तो 2 दिन की मार्किंग के बाद ये चैप्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त। फिर हमारे सिलेबस का हम आखिरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अमाइंस। ठीक है, प्यारा चैप्टर है। तो तुम अभी क्या कर सकते हो, अमाइंस वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले जो 11th क्लास में तुम लोगों को सिखाया गया था IUPAC नॉमेनक्लेचर अमाइंस का, उसे रिकॉल कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ताकि जब हम इस चैप्टर में आए तब तुम्हें उसके रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और ये चैप्टर भी लेंदी है काफ़ी, वही अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जैसा तो नहीं है, बट ठीक ठीक है। खैर एक बार एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या। देखो MCQ का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है कि आपके पास एक वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा आपके पास अल्काइल अराइल कीटोन्स हैं। ठीक है, जिसको हमने अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बोल रहा है कि कीटोन्स जो हैं फर्स्ट कन्वर्ट होंगे किस में। तो आपके दिमाग में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है। जो आप लोगों का C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ये बात ध्यान रखना, ये फाइनली ऐसा होता है, डायरेक्ट वो O हटता है, 2 डबल बॉन्ड O हटता है और 2 हाइड्रोजन आते हैं। बट क्या ये चीज़ डायरेक्टली हो जाती है? नहीं, इसमें स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले कार्बन जो होता है आप लोगों का क्या हो जाता है बताओ। कार्बन में सबसे पहले तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड NH2 आता है, और उसके बाद वो चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है, राइट। तो अब तुम देखो, बोल रहा है कि फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, मतलब सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट हुआ। तो पहला कन्वर्जन ये होता है, दूसरा कन्वर्जन ये होता है। अब ये जो पहली वाली चीज़ है, क्या तुमको ये एक एसिड दिख रही है? नहीं मैडम, एसिड तो COOH होता है, तो इसीलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये चीज़ आपको अल्कोहल दिख रही है? नहीं, अल्कोहल तो OH होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये चीज़ आपको एक अल्कीन दिख रही है? कई लोगों को लगता है कि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन लिख दो। भाई डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो अल्कीन भी नहीं हो सकता। सो एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज हाइड्रोजन्स। So don't ever do the rectification of MCQs and all, always think, ठीक है, कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं। अच्छा आगे और क्या बोल रहा है देख लेते हैं। रुको, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा ना, ये उसी के बेसिस पर है। बोल रहा है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का मतलब होता है NH2 किस पे एक्शन करवाना है, ऑन साइक्लोपेंटेनॉन, मतलब
मतलब हमारे पास ONE है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कीटोन है। ओके, उसमें भी उसने क्या बोल के रखा है, साइक्लोपेंटेनॉन। ओके, तो साइक्लोपेंटेनॉन का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्या क्या साइक्लोपेंटेनॉन अपन कहते किसको हैं। अच्छा, तो देखो क्या आ जाएगा, C+O, राइट, और इससे बना दो ये ऐसा मस्त सा पेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेनॉन। इसकी रिएक्शन करवानी है NH2 के साथ। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ज़रूर यहाँ पे क्या हुआ होगा, बताओ। ये NH2 डालने के बाद प्रोडक्ट क्या बना होगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो वैसे का वैसे ही रहा होगा, O चला गया होगा, O के बदले N आया होगा और N से कनेक्टेड होगा NH। ये जो हमने ऊपर MCQ में डिस्कशन किया। अब वो बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इन इथिलीन ग्लाइसॉल, मतलब इसको और रिएक्ट करवाया गया, इसमें KOH डाला गया, इथिलीन ग्लाइसॉल डाला गया। तो बताओ नई चीज़ क्या होगी। तो नई चीज़ हम जानते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऐसा बाई प्रोडक्ट बनती है। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में आप लोगों के पास जो डबल बॉन्ड होता है आप उसको हटा देते हो कंप्लीटली, ये पूरा पार्ट हट जाता है, ये पूरा पार्ट हट जाता है, और डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उसको ऐसे 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, ख़त्म। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये भी अपनी नोट्स कॉपी में इसको लिखना। और ज़रूरी नहीं है, पीछे एक्सरसाइज में साइक्लोपेंटेनॉन लिया है तो आपको पेपर में भी साइक्लोपेंटेनॉन ही आएगा, वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, साइक्लोहेक्सेनॉन या ऐसा पूछा जा सकता है, मिथाइल इथाइल कीटोन, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि पहले डबल बॉन्ड O को हटाकर NH2 लगाना है, फिर अगर KOH और इथिलीन ग्लाइसॉल दिया है तो फिर वहाँ पर हमको सब कुछ हटा के वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बांटने हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो बस ये एक्सरसाइज की मार्किंग है। तो यहाँ पे अभी हम ये पार्ट स्टॉप करते हैं। कल हमारी जो आगे की मार्किंग होगी वो बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के एसिडिक स्ट्रेंथ पर होगी। इसमें मार्किंग कराने का ज़्यादा तो नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट ही रहेगा। अदरवाइज इसमें मैक्सिमम पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आ सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने तुमको सिखाए ना वीडियोस में, वैसे ही पूछे जाएंगे। 4-5 एसिड दे देगा, पूछेगा कि इन एसिड्स को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, कम ज़्यादा, है ना। तो वो आपको वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें थ्योरी वाली मार्किंग थोड़ी कम मिलेगी। तो नोट्स कॉपी में जो नोट्स बताए गए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, डिक्रीज़ करो, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करिए आगे आने वाले पेपर में। और फिर आखिरी में कुछ रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो कि बहुत कम है। ठीक है, इनको पढ़कर फिर हम इस चैप्टर को अपना क्या कर देंगे, ओवर। ठीक है, फिलहाल